दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस की बात करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 31 की बात करेंगे। और आपको पता है बेहतरीन प्रश्न 20 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पर। और दोस्तों ऑलरेडी हमने 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चेक करना है, चैनल को विजिट करना है और हर एक प्लेलिस्ट में आपको क्लासेज मिल जाएंगी। वो भी पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया जिससे आसानी हो आपको हर एक क्लास पिछली क्लासेस देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। इन्वायरमेंट ईवीएस की चैप्टर की बात कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें से आपको पता है 1 से 2 प्रश्न एग्जाम पर जरूर पूछा जाएगा, यानी कि 10 से लेके 20% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इन प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है या एनाटॉमी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, प्रिपरेशन करना, बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, फुल तैयारी करना है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वह डर्मेटोलॉजी कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम त्वचा विज्ञान औषधि शास्त्र की वह शाखा है। त्वचा विज्ञान जो है औषधि शास्त्र की वह शाखा है दोस्तों जिसके तहत बाल, नाखून, त्वचा और इससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। और यह औषधि शल्य चिकित्सा दोनों के संदर्भ में एक पृथक विधा भी है। और एक त्वचा रोग विशेषज्ञ रोगों को बेहतर उपचार तो करती ही है, साथ ही बाल, नाखून और त्वचा से संबंधित सौंदर्य संबंधी समस्या का भी निदान करती। त्वचा विज्ञान या हम कहते हैं मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया। दूसरा प्रश्न दिया गया, क्या पूछा जा रहा है कि अस्थियों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओरोलॉजी शाखा के अंतर्गत, सेर्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत या ऑस्टियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। देखिए अस्थियों का अध्ययन, अस्थि मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत या किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह हमारी कहलाती है ऑस्टियोलॉजी की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है नव विज्ञान और पुरातत्व की एक उपशाखा कहलाती है। अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसमें अस्थि संरचना, कंकालीय तत्व हो गए, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य, रोग, विकृति विज्ञान या उपस्थित सांचों से अस्थिकरण की प्रक्रिया हो गई, हड्डियों का प्रतिरोध और कठोरता, या जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स शामिल भी होता है। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है आपके इम्यूनोलॉजी में, हीमोलॉजी में, पैथोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है वह दोस्तों हमारे इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न यह है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो रक्त में कहते हैं एंटीबॉडी या एंटीजन होता है, उसको जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन की प्रक्रिया, उसको अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, गायनिकोलॉजी कहते हैं या सीरोलॉजी कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। कमेंट बेहतरीन करना है, प्रिपरेशन बेहतरीन करना है ताकि अपने सपने को साकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन में एक ही सपना होता है जो ग्रेजुएशन कर लेता है, गवर्नमेंट जॉब पाना पहली प्राथमिकता होती है। तो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीरोलॉजी। या हम समझें, क्या समझना है, इम्यूनोग्लोबुलिन आपका जो संक्षिप्ताक्षर में आईजी के नाम से भी जाना जाता है। और गामा रक्तगोलिका प्रोटीन होता है जो मेरुदंडी प्राणियों के रक्त व अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाया जाता है तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस, विषाणु जैसे वायकारकों में किया जाता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो मछलियों से संबंधित अध्ययन होता है, ठीक है,
वह आपका लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है, सिक्रेटोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। मछलियों की बात कर रहे हैं, फिश की बात करेंगे, FISH, फिश फॉर मछली की बात कर रहे हैं। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, वह इक्थियोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल से अगर जानते हैं कि मछली और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछली के अर्थात फिश अर्थात मत्स्य उद्योग भी आपको समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मत्स्य उद्योग की बात कर रहे हैं, तो मछली और उससे जुड़े उद्योगों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं, और यह जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा कहलाती है। छठवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न यह है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो व्यक्ति वंशों के गति के नियमों का अध्ययन कहते हैं, या वंशों के गति का जो नियम होता है उनका अध्ययन जब हम करते हैं, तो उस अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, वह वर्गीकरण विज्ञान, पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, कोशिका विज्ञान की बात कर रहे हैं, या दोस्तों आनुवांशिकी की बात कर रहे हैं। तो वंशागत के नियमों का अध्ययन कहते हैं, तो वंशागत के नियमों का अध्ययन हम आनुवांशिकी कहते हैं। अगर हमके इसको डिटेल से जाना है तो हर एक क्लास ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, सभी ज्वाइन कीजिएगा। सातवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यूथेनिक्स की बात कर रहे हैं, जीवाश्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, यूजेनिक्स की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधारने का कहलाता है वह हमारा यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यूथेनिक्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं, तो उस अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है उसे ओंकोलॉजी कहते हैं, आपके ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं, या न्यूरोलॉजी कहते हैं। देखिए, हमने सीरोलॉजी पढ़ चुका है, न्यूरोलॉजी भी पढ़ चुका है, लेकिन कैंसर से संबंधित जो रोगों का अध्ययन कहलाता है वह हमारा ओंकोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, चिकित्सा की वह शाखा जो कर्क के अध्ययन से निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित होती है, ऑंकोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का, मांसपेशियों के अध्ययन किया जाता है, निद्रा का अध्ययन किया जाता है, यह दोस्तों आनुवंशिकी एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकी एवं गुणसूत्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। किसकी बात कर रहे हैं, इकोलॉजी तो है ही है, लेकिन हमें क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में इकोलॉजी हो गया, लेकिन इसी को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो इससे क्या कौन सा संबंधित होगा, कोशिका संरचना होगा, शरीर संरचना एवं वातावरण की बात करेंगे, तंतु की बात करेंगे, चिड़िया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी जो संबंध है वह शरीर रचना और वातावरण की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी या अंग्रेजी में इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, और पारिस्थितिक इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए, जो जनसंख्या का अध्ययन है वह जियोग्राफी कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, वह हमारा डेमोग्राफी कहलाता है। क्या है, जनसांख्यिकी या मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। इसमें क्या होता है, जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वयोवृद्धि, मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक और या कालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। 12वां प्रश्न दिया गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। जेनर ने, डार्विन ने, लिस्टर ने, पाश्चर ने। तो सभी लोग जानते हैं, एक ही नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वही है लुई पाश्चर की बात कर रहे हैं, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कैसे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक आपके जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन या आलर्क निरोधी वैक्सीन उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को पागल, कुत्ता, गीदड़, भेड़िए आदि काट लेते हैं। मरीज को दोस्तों 72 घंटे के अंदर आलर्ट निरोधी वैक्सीन लगवाना आवश्यक होता है,
और वैक्सीन न लगवाने की स्थिति में रेबीज रोग होने का खतरा भी रहता है। और इस टीके की खोज जो है लुई पाश्चर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने की थी। 13वां प्रश्न यह है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है दोस्तों। लिस्टर की बात करेंगे, हार्वे की बात करेंगे, पाश्चर की बात करेंगे या जेनर की बात कर रहे हैं। देखिए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक की बात कर रहे हैं, एक ही नाम आएगा, हम लिस्टर की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात करेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। कॉरेंस के द्वारा, वाटसन के द्वारा, मूलर के द्वारा या मेंडल के द्वारा। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, आपके वाटसन के द्वारा कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा बात कर रहे हैं, आपके वाटसन की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन की बात करेंगे। 15वां प्रश्न दिया गया है कि रक्त समूह के आविष्कारक माने जाते हैं या रक्त समूह के आविष्कारक हैं लैंड स्टीनर हैं, लुई पाश्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। रक्त समूह के आविष्कारक पूछा जा रहा है। साइंस का टॉप क्लास का क्वेश्चन आपके क्लासेस चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऐसी क्लासेस दोस्तों कभी कभी मिलने को मिलती है, तो क्लासेस को वीडियो को अंत तक वॉच करें, पूरे हर एक क्वेश्चन को समझें, जानें और प्रिपरेशन को और बेहतर करें और पक्का करें। तो रक्त समूह के आविष्कारक और कोई नहीं, हमारे लैंड स्टीनर हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करने वाले हैं। दोस्तों सभी से निवेदन है, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे सारे पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और इंस्टाग्राम पर जयसवाल सर या जयसवाल कोचिंग सेंटर अपने टीटी परिवार अपने भाई को फॉलो नहीं किया तो जयसवाल सर जाके इंस्टाग्राम पर पेज पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज जो है जयसवाल कोचिंग सेंटर, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। 16वां प्रश्न दिया गया कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है। डॉक्टर लुई पाश्चर के द्वारा, डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन के द्वारा, या हम बात करें इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की बात कर रहे हैं, हृदय धड़कन दिल की बात कर रहे हैं। पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। 17वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ड जोनर। ऐड करना यानी जोड़ना, इंग्लिश में ADD कहते हैं, जो ADD है होता है उसे ऐड करना कहते हैं, और इसी के नाम है एक एडवर्ड जेनर। किस रोग से जुड़े हुए हैं, लकवा से, ज्वर से, विसूचका से या चेचक की बात करेंगे। देखिए एडवर्ड की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर जो हैं आपके चेचक रोग से जुड़े हुए हैं, और इसको हम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई थी, और 1996 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड आपके जेनर ने किया था, जो अंग्रेज चिकित्सक हैं। और कब किया था आपको पता होगा, 1976 में बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपके अरस्तु के द्वारा, डार्विन के द्वारा, पाश्चर के द्वारा या मेंडल के द्वारा। देखिए सभी जानते समझते हैं, अरस्तु की बात करें, पाश्चर की बात करें, मेंडल की बात करें, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा आप लोग परिचित हैं इनसे, ठीक है। लेकिन विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वह है आपके डार्विन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। प्रश्न आ गया कि क्रम विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, और उनका शोध आंशिक रूप से 12/2/1809 से लेके 19/4/1982 में HMS बीगल पर उनकी समुद्र यात्रा के संघों पर आधारित था, और डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे। 19वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मैमन ने किया था, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या मेयर ने किया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले और कोई नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेयर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का, कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। दोस्तों ऐसे ऊतक जो शरीर की सुरक्षा कवच की बात करते हैं, कहते हैं ना कवच पहनना, सुरक्षा कवच में कहते हैं कोई भी एक पार्टिकुलर होता है या पॉपुलर जो होता है व्यक्ति होता है, पॉपुलर पीपल होता है,
उसके लिए एक बॉडी होती है, बॉडीगार्ड होते हैं, और वो बॉडीगार्ड एक सुरक्षा कवच के भांति कार्य करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे ऊतक में शरीर की सुरक्षा के लिए कवच होते हैं। उन कवच का कार्य आपके एपिथेलियमी ऊतक करते हैं, संयोजी ऊतक करते हैं, पेशी ऊतक करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऐसे ऊतक जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं वह एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन, इस क्लास में 20 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन किया। 20 में से आपके स्कोर 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर दोस्तों कितना है आपको कमेंट करके बताना है। आपका 10 प्लस स्कोर है, 12 प्लस है, 15 आप 15 है, या 20 आप 20 है। कहते हैं 20 का मैच देखना, 20 का मैच देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है, और 20 में से 20 स्कोर करना बहुत ही अच्छा होता है, और 20 बिस्किट खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये 20 का बहुत ही अच्छा है, पार्टिकुलर एक गेम कह सकते हैं, एक लॉजिकल पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके, बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें, और बेहतर प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन पाएँ। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।